नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस खबरों की खबर के संक्षिप्त से प्रोग्राम में एक ब्रीफ प्रोग्राम हम लेकर आए हैं आपके समक्ष। और आज के इस प्रोग्राम में हम 2-3 अहम मुद्दों के ऊपर बातचीत करना चाहते हैं। पहला मुद्दा ले रहे हैं कांग्रेस का। अब तक मुस्लिम प्रेम, माइनॉरिटी प्रेम तो खूब दिखाई दिया, और पिछले यदि हम बात करें 40-45 सालों में तो कुछ ज़्यादा ही दिखाई दिया। इससे पहले नेहरूवियन इरा की यदि हम बात करें तो उसमें कुछ एक्ट्स ऐसे बनाए गए जिसमें कि इस्लाम को यहाँ पर खूब फलने फूलने का, और इस्लाम की जो दादागिरी थी, मुसलमानों की जो दादागिरी थी, उसके लिए खूब रास्ते खोले गए। चाहे उसमें संविधान में जो हमारे आर्टिकल्स दिए गए हैं वो, प्लस धर्म को प्रोपोगेट करने के नाम पर धर्मांतरण तक की छूट, अल्पसंख्यक संस्थाओं की छूट, कई तरह की छूट उनको दी गई। और इसके बरक्स, इसके विपरीत पाकिस्तान में और बांग्लादेश में क्या स्थिति है वो आप हमसे छुपी हुई नहीं है। अफगानिस्तान तो खैर पूरी तरह से ही हिंदू विहीन है। तो बहरहाल मुसलमानों का जो प्रेम है वो तो उमड़ उमड़ कर कांग्रेस का दिखाई देता ही है, और इसी प्रेम की वजह है कि कांग्रेस धीरे 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 करके किनारे लगती जा रही है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी का वो जो बयान है जो कि ये कहता है कि कांग्रेस विहीन भारत को बनाना है, तो इसमें कांग्रेस का भी योगदान है असल में। और ये बात भारतीय जनता पार्टी वाले समझ गए हैं कि कांग्रेस अब अपनी उस पगडंडी को छोड़ेगी नहीं, जो कि 15 से 18% की राजनीति करने के लिए कांग्रेस मजबूर हो गई है। कांग्रेस अब वो जमाने लग गए हैं कांग्रेस के, जिसमें कि वो दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, शूद्र ये बताकर और सामंतों को गाली बककर, राजे रजवाड़ों को गाली बककर अपना वोट परसेंटेज 15% माइनॉरिटी का, 15, 16, 17, 18 मान लीजिए, और बाकी 20, 22, 25% तक का ये जो था, अब ये जमाने लग गए हैं। अब सोशल मीडिया का जमाना है, लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं, सबको पता लग रहा है कि देश को क्या चाहिए, युवाओं को क्या चाहिए। अब दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, इसके नाम पर गाड़ी ज़्यादा दिन चलेगी नहीं। और आरक्षण की जहाँ तक बात है तो आरक्षण कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट एंड पार्शियल है, इसलिए ये सरकार हो चाहे कोई सरकार हो, उसको ऐसे तो नहीं हटाया जा सकता है। तो ये बात अब ये जो रिजर्व क्लास हैं ये भी जानती है। तो कांग्रेस धीरे धीरे मुसलमानों के प्रेम के चक्कर में अपनी जो वैतरणी है, अपनी जो नाव है, वो एकदम ऐसी जगह ले जाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन बहरहाल हम बात ये नहीं कर रहे हैं कि मुसलमानों का प्रेम, ठीक है, देशवासी हैं, आप उनको अपना वोट बैंक मानते हैं, अब तक उनको हालांकि आपने निहाल तो कुछ किया नहीं है, और दोहरी राजनीति करते हैं। और दोहरी राजनीति का असर यह है कि मुसलमानों के लिए कांग्रेस के बड़े लीडर ये भी कहते हैं कि इनको पड़े रहने दो, लेकिन इनके प्रति बोलते रहो, सहानुभूति दर्शाते रहो, बाकी इनके वोट लेते रहो। लेकिन बात हम यहाँ ये करना चाह रहे हैं कि अब कांग्रेस एक कदम और आगे बढ़ गई है, और अब अपनी जो कब्र है कांग्रेस खुद खोदने पर लग गई है। और ये कब्र इसलिए खुदेगी कि अब कांग्रेस पाकिस्तान प्रेम में रंगी हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं बीके हरिप्रसाद, साउथ से आते हैं, कर्नाटक के बड़े लीडर हैं। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस और ऑल इंडिया एनएसयूआई जैसे बड़े संस्थान जो इनके अग्रिम संगठन हैं उसमें भी काफ़ी रहे हैं, महासचिव हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कई बार रहे हैं। बीके हरिप्रसाद जैसा बड़ा नेता यदि ये बयान देता है कि कांग्रेस को पाकिस्तान से प्रेम है, तो अब आप सोच लीजिए कि कांग्रेस कहाँ जाने वाली है, और इस चुनाव में तो खासकर कहाँ जाएगी। जिस पाकिस्तान ने पिछले 75 साल में, बल्कि यूं कहें कि पाकिस्तान बनने की कहानी ने 80 साल में जो दर्द और दुख दिए हैं, जो बंटवारे की हमारे दंश दिए हैं, हमारी पीढ़ियों की पीढ़ियां उसमें खप गई, हजारों रेप हुए हमारी युवतियों के, महिलाओं के, हमारे हजारों लोग मारे गए, हजारों लोगों को विस्थापन का शिकार होना पड़ गया। ऐसे पाकिस्तान को लेकर बीके हरिप्रसाद का यह बयान कि पाकिस्तान से नफरत सिर्फ बीजेपी को है, कांग्रेस को नहीं, यह आप देखिए जरा किस तरह का बयान है। और बीके हरिप्रसाद यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कांग्रेस के लिए महज एक पड़ोसी देश है। तो क्या पड़ोसी देश ऐसा काम करते हैं कि दंश पे दंश दिए जा रहे हैं, कट इनटू 1000 पीसेस की उनकी स्ट्रेटेजी है। हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान, गजवाए हिंद। क्या बीके हरिप्रसाद को पता नहीं? क्या देशवासियों की तरफ से उनको जवाब नहीं मिलेगा? जब वोट करने जाएंगे लोग इस बात को भूल जाएंगे। आप सोचिए जरा कि बीके हरिप्रसाद का यह बयान आए हुए घंटों हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई खंडन नहीं आया है। राहुल गांधी ने कुछ बात नहीं कही है, सोनिया गांधी ने कोई बात नहीं कही है।
गो हत्यारों का पक्ष लेते हैं, वक्फ बोर्ड या धारा 370 कश्मीर से हटेगी, वो यूसीसी लाने में अड़ंगा, सीए लागू कराने के ऊपर पूरे देश में प्रदर्शन, गाय काट कर यह दिखाना कि हम तो गाय काट सकते हैं। कांग्रेस के केरल में ही हुआ ये कांड, बल्कि हरियाणा में होता रहता है, तब कांग्रेस चुप रहती है। लेकिन यह बयान बहुत गंभीर है। पाकिस्तान प्रेम को लेकर कांग्रेस इतना क्यों आगे बढ़कर अपना एक तरह का काला शाह पक्ष दिखा रही है? बीके हरिप्रसाद का यह बयान उस वक्त आया है जब राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, और जब उनसे पूछा गया संवाददाताओं की तरफ से कि ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे यहाँ आपके लगे हैं, आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बीजेपी के लिए नफरत वाला देश है, नफरत का मामला है और दुश्मन देश है। बीजेपी के लिए, हमारे लिए वो एक पड़ोसी देश है। बीके हरिप्रसाद शायद भूल गए हैं कि 1947 में बंटवारा हुआ जब कांग्रेस ही थी यहाँ पॉलिटिकल पार्टी जिसने बंटवारा का दंश झेला, और बंटवारे के लिए जो सबसे ज्यादा दोषी ठहराई गई वो कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस लीडर्स को भी दंश लगा इसका। कांग्रेस लीडर्स में कई ऐसे थे जो कई रात सो नहीं पाए थे विभाजन की इस लकीर की वजह से, और हिंदू मुसलमान का वो जो डिवाइड था उसकी वजह से। बीके हरिप्रसाद ये भी भूल गए कि किस तरह से कत्लेआम हुआ। बीके हरिप्रसाद ये भी भूल गए कि कांग्रेस की कोई बात मानी नहीं गई। बीके हरिप्रसाद ये भी भूल गए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी मुसलमानों ने बहिष्कार करते हुए अपना नया संविधान बनाने की बात कही, और अलग देश बनाकर ही संविधान बनाया उन्होंने। ये बीके हरिप्रसाद भूल गए। और 1965 का वॉर भूल गए, 1947 अक्टूबर का कश्मीर का वॉर भूल गए जिसमें नेहरू जी तक परेशान रहे और सरदार वल्लभ भाई पटेल तक उसमें बहुत निंदा भी हुई। नेहरू जी की भी निंदा आज तक होती है। तो बीके हरिप्रसाद ये क्यों भूल जाते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में 1965 में पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर वॉर वेज किया, युद्ध थोप दिया बिना किसी। युद्ध कभी भी होता है तो किसी पक्ष द्वारा यदि कोई इंस्टिगेट किया जाता है, कोई इस तरह की घटना की जाती, तब कोई युद्ध की नौबत आती है। लेकिन 1965 में बिना किसी बात के युद्ध छेड़ा गया। 1971 क्यों भूल गए बीके हरिप्रसाद, जब इन्हीं की पार्टी की स्टॉलवर्ट लीडर, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिसके नाम से कांग्रेस जानी जाती है, इंदिरा कांग्रेस नाम पड़ा था, उन्होंने 1971 का वॉर क्यों किया? मुक्ति वाहिनी को क्यों खड़ा किया? क्यों बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया? ईस्ट पाकिस्तान अलग कर दिया गया, उसका नाम बांग्लादेश किया गया। ये बीके हरिप्रसाद भूल जाते हैं। और बीके हरिप्रसाद ही क्यों, कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं गद्दी के ऊपर, पाकिस्तान पहुंच जाते हैं मणिशंकर अय्यर, और वहां पाकिस्तान से ये कहते हैं कि हमारा आप सहयोग करें कि इस बीजेपी की सरकार को हम टॉपल करें, हम हटाएं इसको आपके सहयोग से। अभी हाल में इसी मंथ, फरवरी के मंथ में भी मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में थे। कई तरह के विवादास्पद बयान मणिशंकर अय्यर के आए कि पाकिस्तानी लोग बहुत मस्त हैं, बहुत यारबाज हैं, वो दुश्मन से दुश्मनी करते हैं और दोस्त से दोस्त करते हैं, इसलिए पाकिस्तानी से दोस्ती करो। ये इनके कांग्रेसियों के रवैये हैं। अब कोई कहता है कि भारत में विपक्ष रहना चाहिए और मोदी ये जो कर रहे हैं, कांग्रेस को समाप्त कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। तो ऐसी कांग्रेस यदि रख भी लिया अपन ने, हम आपने, तो क्या करोगे आप इसका? इस विपक्ष का क्या करोगे जो डिस्ट्रक्टिव अपोजिशन में बदल चुका है, जो पाकिस्तान प्रेम में गीत गा रहा है? तो ऐसी कांग्रेस कैसे टिकेगी फिर? माना कि कांग्रेस को या विपक्ष को, कांग्रेस के नाम से और कोई पार्टी हो सकती है, विपक्ष होना चाहिए। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए स्वस्थ विपक्ष का होना जरूरी है, अस्वस्थ विपक्ष ठीक नहीं। तो अब कोई कहे कि कांग्रेस कैसे जिंदा रखेंगे, लोग कैसे जिंदा रखेंगे, तो ऐसी कांग्रेस, ये हाल कांग्रेस के हो चुके हैं। कांग्रेस से निकली हुई तृणमूल कांग्रेस वेस्ट बंगाल में जिस तरह से काम कर रही है, आप हम सब जानते हैं कि वेस्ट बंगाल के क्या हालचाल हैं। और अभी संदेश खाली में जिस तरह से घटनाएं हुई, चेन ऑफ इवेंट्स हुई, और उसके साथ ही बशीरहाट जो उसका समीपवर्ती जिला है, इसमें भी उसी तरह की घटनाएं हुई हैं। ये मिनी पाकिस्तान है असल में। तो कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम हो, चाहे ममता बनर्जी का पाकिस्तान प्रेम हो, वेस्ट बंगाल में कई मिनी पाकिस्तान बन चुके हैं।
और बांग्लादेश से आए हुए जो मुस्लिम्स हैं वो वहाँ से तंग होकर आते हैं, लेकिन यहाँ आकर वो एंटी इंडिया काम करते हैं। रोजगार यहाँ, नमक यहाँ का खाते हैं, लेकिन काम उनके लिए करते हैं। ये बंगाल की स्थिति है। और पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ये कांड चला है, इस कांड ने पूरे देश की जो एजेंसीज हैं हमारी, उनके कान खड़े कर दिए। और असर ये हुआ है अब कि चुनाव आयोग ने सीआरपीएफ की टोलियां वहां रवाना कर दी हैं। मार्च के पहले सप्ताह तक वहां 150 सीआरपीएफ की कंपनियां पहुंच जाएंगी। 50 कंपनी आज रवाना की गई हैं और वो अपना आप तैनाती ले लेंगे। मार्च के पहले सप्ताह में ये तैनाती क्यों की जा रही है, इसके बाद और फोर्स भी भेजी जाएगी, लेकिन मार्च के पहले सप्ताह में इसलिए कि ये जाकर अपनी पोजीशनिंग ले लें, जिससे कि चुनाव के टाइम ममता का जो चक्रव्यूह है, ममता बनर्जी के जो गुंड्स हैं, वहाँ जिस तरह की एक्टिविटी चली हैं शाहजहां शेख के रूप में। शाहजहां शेख जो है वो इतना बड़ा माफिया, दर्जनों मुकदमे उसके खिलाफ, हालांकि आज उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। शाहजहां शेख को गिरफ्तार करके आज कोर्ट में पेश किया गया, संदेश खाली कोर्ट में, उसमें बशीरहाट कोर्ट में, और उसको 10 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। संदेश खाली में यौन उत्पीड़न के इतने मामले, वहां की हिंदू महिलाओं को इस कदर फंसा कर, इस कदर अबडक्शन करके, उनके पतियों को मारकर, उनके पतियों की पिटाई करके, दबाव बनाकर, ब्लैकमेल करके, और पार्टी कार्यालय बुलाया जाता था, टीएमसी के पार्टी कार्यालय बुलाया जाता था, वहां उनके साथ यौन संबंध बनाए जाते थे, यौन शोषण किया जाता था। और वो महिलाएं चीख चीख कर कहती रही, लेकिन टीएमसी की ममता बनर्जी जो खुद एक महिला हैं, उसकी कानों के ऊपर जूं नहीं रहेगी। और आप देखिए जरा, 55 दिन से ये माफिया डॉन जमीनों के ऊपर कब्जा करना, जितने भी इलीगल काम हो सकते हैं वो करना, शेख शाहजहां और शेख शाहजहां के कुकर्म इतने ज़्यादा हैं कि हम बता नहीं सकते। महिलाओं की चित्कार इतनी ज़्यादा है, युवतियों की चित्कार इतनी ज़्यादा है कि उसका बयान कम से कम टीवी चैनल पर तो नहीं कर सकते। और टीवी चैनल की बात यदि आई है तो आप हमसे जुड़े हुए हैं और आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं, लेकिन हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा लें और शेयर करना न भूलें, जिससे कि हमारे प्रोग्राम आपके और आपके इष्ट मित्रों तक भी पहुंच सकें। तो बहरहाल शेख शाहजहां को गिरफ्तार करके 24 परगना से आज शेख शाहजहां को गिरफ्तार किया मीना खान इलाके से। मीना खान इलाके में वो 55 दिन से छुपा हुआ था। अब ये बात अलग है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि वो उसी इलाके में छुपा हुआ था या कि वो घूम रहा था। ये जो पीड़ित महिलाएं हैं, इनका ये कहना था कि शेख शाहजहां कहीं नहीं गया है, ममता बनर्जी की सरकार का उसको फुल प्रोटेक्शन है, वो आसपास में ही कहीं है। पुलिस जाती थी और फॉर्मेलिटी करके आ जाती थी कि साहब नहीं मिला, वो फरार है। अब जो चूंकि ऊपर से दबाव है और हाई कोर्ट ने कह दिया कि ईडी और सीबीआई फ्री हैं, वो अपना काम कर सकती हैं, तो केंद्रीय एजेंसी इस मामले में ना आ जाए, इसलिए ममता बनर्जी ने उसको सेफ साइड रखते हुए, अपनी पुलिस की कस्टडी में रखते हुए काम कर लिया है, खेला हो गया है। तो ममता बनर्जी कहती हैं खेला हो ही वो, कहीं सीबीआई, ईडी या एनआईए ना एंट्री कर जाए शेख शाहजहां के मामले में, क्योंकि बड़ी पोल खुलेगी, फिर ममता बनर्जी तक आंच आएगी, क्योंकि ये काफी सीनियर कार्यकर्ता है उनकी पार्टी का। तो बहरहाल शेख शाहजहां को आज गिरफ्तार किया गया, 10 दिन के रिमांड पर भेजा गया। हाई कोर्ट में शेख शाहजहां के वकील पहुंचे, आप देखिए डिठाई देखिए जरा। लेकिन हाई कोर्ट ने आज बहुत जोरदार, जिसको कहते हैं कि एक लीगल पोजीशनिंग की जो बात है वो कही, फटकार लगाई शेख शाहजहां के वकील को कि आप क्या चाहते हैं, दर्जनों मुकदमे इस व्यक्ति के खिलाफ हैं, आप हमसे चाहते हैं कि जमानत पे चला जाए? कतई नहीं, ये नहीं होगा, उसको पुलिस कस्टडी में रहना पड़ेगा, जेल में रहना पड़ेगा और मामलों की जांच होगी। और आप चक्कर लगाते रहिए, आपको शेख शाहजहां को बिजी रखेगा, क्योंकि केसेस उसके खिलाफ बहुत हैं। ये हास्यास्पद टिप्पणी भी मजाकिया अंदाज में हाईकोर्ट ने की। तो वेस्ट बंगाल हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज शेख शाहजहां को जमानत देने से इनकार कर दिया। तो दो खबरें तृणमूल कांग्रेस के लिए आज झटकेदार रही हैं। चुनाव आयोग ने कस के, जिसको कहते हैं कमर कस ली है, और पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां तैनाती शुरू कर दी गई है। अब ममता बनर्जी को दिक्कतें आएंगी। और वैसे भी लोकसभा चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव में यह भी है कि जानती है जनता की केंद्र में किसकी सरकार लानी है, लेकिन वहां चूंकि
28-29% मुस्लिम वोटर्स हैं जो ममता बनर्जी की पॉकेट में हैं, और कुछ वोटर्स ऐसे हैं जो जिनको थोड़ा फ्रीबीज से पटाया हुआ है। कुछ ऐसे भी बस्तियां हैं जहां पर बढ़ जाती हैं चीज़ें तो वो वोट हो जाता है। गरीबी तो आप जानते हैं वेस्ट बंगाल में खूब है। एक और खबर है, अपुष्ट है, पुष्टि हमारे पास नहीं है, लेकिन ये है कि लाखों की तादाद में वेस्ट बंगाल में फर्जी वोटर का भंडाफोड़ हुआ है, और लगभग ये उतने ही फर्जी वोटर हैं जितने वोटर बीजेपी को जीत के लिए चाहिए होते हैं। तो ये देखने वाली बात रहेगी कि इस चुनाव में, लोकसभा की पोलिंग में किस तरह का नज़ारा आएगा सामने, और क्या ममता बनर्जी का ये जो चक्रव्यूह है, जो पहले वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का चक्रव्यूह था जिसमें वहाँ गुंडागिर्दी, खून खराबा, हिंसा, आगजनी, बलवा, ये बहुत होता था, रक्त चरित्र जिसको कहते हैं, वो वहाँ का बहुत खतरनाक था। लेकिन अब देखना ये होगा कि ममता बनर्जी ने जो पगडंडी कम्युनिस्ट पार्टी वाली ही पकड़ी है, उस रक्त चरित्र की और उस रक्त बीज की क्या स्थिति होने वाली है, क्योंकि अब वहाँ पर चुनाव आयोग की सख्त नज़र है, और देश की बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हाई कोर्ट हो ली, आप कह लीजिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट कह लीजिए, नज़रों में आ चुका है मामला। शेख शाहजहाँ के थ्रू संदेश खाली का ये जो मामला, शर्मनाक मामला, ये अब सबकी नज़र में है, और किस कदर टीएमसी ने वहाँ गुंडागिर्दी की, किस तरह बचाया शेख शाहजहाँ को, इससे सारा देश जागरूक हो गया है। खास तौर पर हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली जो एजेंसीज हैं वो। और आप देखिए जरा, डिठाई इसको कहते हैं कि शेख शाहजहाँ को गिरफ्तारी के बाद तृणमूल कांग्रेस ने 6 साल के लिए सस्पेंड किया पार्टी से, और एंग्लो इंडियन उनके जो सांसद हैं डेरेक ओब्रायन, उनका एक बयान है, बयान बड़ा चौंका देने वाला है कि हमारी पार्टी जो कहती है वो करती है। हमारी पार्टी वो नहीं है जो कि कहती है और नहीं करती है, इशारा बीजेपी की तरफ। लेकिन डेरेक ओब्रायन ये भूल गए हैं कि 55 दिन से वो कहाँ थे, 55 दिन से उनकी सरकार कहाँ थी। यदि सरकार चाहे तो कोई मुलजिम बच सकता है क्या? किसी स्टेट की पुलिस चाहे तो कोई मुलजिम बच सकता है क्या? ये सवाल हैं जो तृणमूल कांग्रेस से पूछे जाएंगे, डेरेक ओब्रायन से पूछे जाएंगे। तो ये था आज का हमारा संक्षिप्त प्रोग्राम। आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।